कनिष्क, कल्पना करो, एक पेड़, सिर्फ एक पेड़ को बचाने के लिए 363 लोगों ने अपनी जान दे दी। क्या तुम इस पेड़ का नाम बता सकती हो जो सिर्फ एक पेड़ नहीं बल्कि राजस्थान की आत्मा का हिस्सा है? सर, 363 लोग, ये तो अविश्वसनीय है। मैंने इसके बारे में कुछ सुना तो है। मुझे लगता है शायद ये खेजड़ी है। एग्जैक्टली, खेजड़ी। और यही आज हमारी कहानी की शुरुआत है। नमस्कार दोस्तों, मान एजुकेशन के इस क्रांतिकारी मंच पर आपका स्वागत है। रीड मेंस 2025 के लिए हमारी 9 कक्षाओं की मिशन फतेह सीरीज की ये पहली और सबसे धमाकेदार क्लास है। और आज हम सिर्फ प्रतीक चिन्ह नहीं पढ़ेंगे, हम उन कहानियों, उन बलिदानों और उन तथ्यों की गहराइयों में उतरेंगे जहां से एग्जामिनर सीधे सवाल उठाता है। तो कुर्सी की पैटी बांध लो, क्योंकि ये सफर रोमांचक, मसालेदार और ज्ञान से भरपूर होने वाला है। तो कनिष्क, जैसा कि हमने बात की, हमारी कहानी शुरू होती है खेजड़ी से। लेकिन क्यों है ये पेड़ इतना खास? सिर्फ इसलिए नहीं कि ये रेगिस्तान में भी हरा भरा रहता है, बल्कि इसलिए क्योंकि इसकी जड़ों से राजस्थान का इतिहास, धर्म और संस्कृति जुड़ी हुई है। ये सिर्फ एक राज्य वृक्ष नहीं, ये एक जीती जागती विरासत है। सर, ये तो सुनने में ही बहुत दिलचस्प लग रहा है। तो एग्जाम के नज़रिए से हमें सबसे पहले क्या याद रखना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल। देखो, एक टॉपर की तरह सोचने की आदत डालो। सबसे पहले हमें वो फैक्ट्स पकड़ने हैं जो सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलो मेरे साथ साथ दोहराओ और दिमाग में छाप लो। राज्य वृक्ष का दर्जा। खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा 31 अक्टूबर 1983 को दिया गया। ये तारीख उतनी ही जरूरी है जितनी तुम्हारी जन्मतिथि। जी, इसका वैज्ञानिक नाम है प्रोसोपिस सिनेरेरिया। मैं फिर से कह रहा हूं, वैज्ञानिक नाम घोल कर पी जाओ, क्योंकि आरपीएससी और आरएसएसएसबी का ये पसंदीदा सवाल है। उपनाम या निकनेम्स, इसे कई प्यारे नामों से जाना जाता है, जैसे राजस्थान का कल्पवृक्ष, थार का कल्पवृक्ष और रेगिस्तान का गौरव। मरुस्थल का सागवान, मारवाड़ टीक तथा राजस्थान की मरुशोभा भी कहते हैं। ये मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है। इसमें फूल खिलने का समय चैत्र माह, मार्च अप्रैल है। ये उपनाम इसकी उपयोगिता को दर्शाते हैं। अकाल के समय यही पेड़ इंसानों और जानवरों का सहारा बना था। खेजड़ी वृक्ष मरुस्थल के प्रसार को रोकने में सहायक है। गोगाजी, झुंझार जी के मंदिर खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं। वाह सर, कल्पवृक्ष नाम तो सच में सार्थक है। और इसके अलग अलग भाषाओं में भी तो नाम है ना? बिल्कुल, और यहीं से एग्जामिनर तुम्हें फंसाने की कोशिश करता है। ध्यान से सुनो। स्थानीय भाषा में इसे सिमलो कहते हैं, पंजाबी और हरियाणवी में इसे जांटी कहते हैं, सिंधी भाषा में छोकड़ो कहा जाता है, और सबसे महत्वपूर्ण, विश्नोई समाज के लोग इसे श्रद्धा से शमी कहते हैं। इसका संबंध महाभारत काल से भी जोड़ा जाता है। कहते हैं पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान अपने अस्त्र शस्त्र इसी शमी वृक्ष पर छिपाए थे। रियासती काल में जब मारवाड़ के शासक अभय सिंह ने अपने हकीम गिरधारी दास को पेड़ कटवाने का आदेश दिया, तब इन पेड़ों को बचाने के लिए अमृता देवी के नेतृत्व में 28 अगस्त 1930 को 363 स्त्री पुरुषों ने अपने प्राणों का बलिदान देकर इन पेड़ों की रक्षा की। इस घटना को इतिहास में खेजड़ली आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ध्यान रहे, खेजड़ी वृक्ष पर 60 पैसे का डाक टिकट 5 जून 1988 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जारी किया गया था। ये भी ध्यान रहे कि ऑपरेशन खेजड़ा 1991 में खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए ऑपरेशन खेजड़ा नामक अभियान चलाया गया था। गजब, मतलब इसका धार्मिक महत्व भी बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा, और सिर्फ धार्मिक ही नहीं, इसका हर हिस्सा उपयोगी है। देखो ये कितना अद्भुत पेड़ है। इसकी पत्तियों को, जो पशुओं के लिए बेहतरीन चारा है, उसे लूंग या लूम कहते हैं। इसके फूलों को मिंझर कहा जाता है। इसकी हरी फलियों को सांगरी कहते हैं, जिसकी सब्जी राजस्थान की पहचान है। और जब ये फलियां सूख जाती हैं तो इन्हें खोखा कहते हैं, जो एक तरह का सूखा मेवा है। अब आते हैं उस कहानी पर जिसने खेजड़ी को अमर बना दिया, खेजड़ली आंदोलन। ये सिर्फ एक आंदोलन नहीं, प्रकृति प्रेम की एक मिसाल है जो दुनिया में और कहीं देखने को नहीं मिलती। सर, मैं इसी कहानी का इंतजार कर रही थी। प्लीज विस्तार से बताइए। बात है 1730 की। जोधपुर के महाराजा थे अभय सिंह। उन्हें अपने नए महल के निर्माण के लिए लकड़ियों की जरूरत पड़ी।
उनकी नजर गई खेजड़ी के पेड़ों पर। उन्होंने अपने मंत्री गिरधारी दास भंडारी को पेड़ कटवाने का आदेश दिया। 28 अगस्त 1930 को जब सैनिक जोधपुर के पास खेजड़ली गांव पहुंचे तो वहां की एक वीरांगना अमृता देवी बिश्नोई पेड़ों को बचाने के लिए सामने आ गई। उन्होंने कहा, सिर साँटे रूख रहे तो भी सस्तो जान, मतलब अगर सिर कटाकर भी पेड़ बच जाए तो भी ये सौदा सस्ता है। रोंगटे खड़े हो गए सर। वो पेड़ों से लिपट गईं। सैनिकों ने बेरहमी से उन पर कुल्हाड़ी चला दी। उन्हें देखकर उनकी 3 बेटियां और फिर एक एक करके 363 बिश्नोई समाज के लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। ये बलिदान भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन हुआ था। इसीलिए इस महान बलिदान की याद में हर साल 12 सितंबर को खेजड़ली दिवस मनाया जाता है। पहला खेजड़ली दिवस 12 सितंबर 1978 को मनाया गया था और इसी दिन खेजड़ली गांव में विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला भी लगता है। ध्यान रहे, कर्मा व गौरा। 1604 ईस्वी में जोधपुर के रामासनी गांव में कर्मा व गौरा नामक महिलाओं ने खेजड़ी वृक्ष की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया था। कनिष्क, तुमने सब कुछ बहुत ध्यान से सुना। अब देखो, जो हमने पढ़ा वहीं से सवाल कैसे बनता है। तैयार हो पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैलेंज के लिए? जी सब बिल्कुल तैयार। ये सवाल वन रक्षक परीक्षा 2022 में पूछा गया था। बहुत सीधा सवाल है। प्रश्न 1, राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस पर्व पर की जाती है? ए, गणगौर, बी, तीज, सी, होली, डी, दशहरा। सर ये तो बहुत आसान है। इसका उत्तर है डी, दशहरा। आपने बताया था कि विजयादशमी के दिन इसकी पूजा होती है। शाबाश। देखो दोस्तों, यही पैटर्न है। जो पढ़ो वही एग्जाम में पाओ। अब थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं। एक और सवाल जो रीट मेंस 2023 में पूछा गया था, जहां लाखों बच्चे बैठे थे। एक और सवाल बताओ, राजस्थान के राजवृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या है? ए, टिकोमेला अंड्यूलेटा, बी, प्रोसोपिस सिनेरेरिया, सी, अर्दियोटिस नाइग्रिसेप्स, डी, गजेला बेनेट्टी। सर इसका उत्तर है बी, प्रोसोपिस सिनेरेरिया। आपने कहा था इसे घोल कर पी जाना है। परफेक्ट, 100%। देख रहे हो, बेसिक से लेकर एडवांस तक सब कवर करना कितना जरूरी है। खेजड़ी सिर्फ एक पेड़ नहीं है, ये राजस्थान के लोगों के जीने का तरीका है। ये धर्म, इतिहास और रोजमर्रा की जिंदगी का संगम है। और यही वो गहरी समझ है जो आपको लाखों की भीड़ में दूसरों से आगे ले जाएगी। अच्छा, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और हैं। पहला, वन्यजीव संरक्षण के लिए दिया जाने वाला सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार अमृता देवी वन्यजीव पुरस्कार है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1994 में की गई थी। इस पुरस्कार के तहत संस्था को 50,000 रुपए और व्यक्ति को 25,000 रुपए दिए जाते हैं। प्रथम अमृता देवी वन्यजीव पुरस्कार पाली के गंगाराम बिश्नोई को दिया गया और दूसरा है, राजस्थान सरकार ने राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड का नाम अमृता देवी राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड करने का अहम निर्णय लिया है। यह सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। चलो कनिष्क, अब बात करते हैं राजस्थान की सुंदरता की, यानी हमारे राज्य पुष्प की। जब थार के रेगिस्तान में दूर दूर तक सिर्फ रेत दिखती है, तब अचानक से गहरे केसरिया नारंगी रंग के फूलों का गुच्छा दिख जाए तो कैसा महसूस होगा? सर वो नज़ारा तो जन्नत जैसा होगा। बस उसी जन्नत का नाम है रोहिड़ा का फूल। इसे मरु शोभा यानी मरुस्थल की शोभा भी कहते हैं। चलो इसके भी एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स को फटाफट नोट करते हैं। राज्य पुष्प का दर्जा, इसे 31 अक्टूबर 1983 को राज्य पुष्प घोषित किया गया। दोस्तों, कुछ पुरानी किताबों में आपको 21 अक्टूबर भी मिल सकता है, लेकिन बोर्ड और नए स्रोतों के अनुसार 31 अक्टूबर ही सही तारीख है, तो हमें यही याद रखनी है। एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है। वैज्ञानिक नाम, इसका वैज्ञानिक नाम है टिकोमेला अंड्यूलेटा। फिर से कह रहा हूं, ये नाम रट लेना। उपनाम यानी निकनेम्स, मरु शोभा के अलावा इसे रेगिस्तान का सागवान और मारवाड़ टीक यानी मारवाड़ टीक भी कहते हैं, क्योंकि इसकी लकड़ी बहुत मजबूत और कीमती होती है। खिलने का समय, इसके खूबसूरत फूल मार्च-अप्रैल के महीने में खिलते हैं, जब वसंत का मौसम होता है। क्षेत्र, ये मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान के शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में पाया जाता है, जैसे जैसलमेर, जोधपुर, पाली, बीकानेर, चूरू आदि। तैयार हो अगले PYQ चैलेंज के लिए? यस सर, ब्रिंग इट ऑन। ये सवाल राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020 की परीक्षा में पूछा गया था। राजस्थान के राज्य पुष्प रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम क्या है? सर टिकोमेला अंड्यूलेटा। एक्सीलेंट।
तुम लोग देख रहे हो वैज्ञानिक नाम कितने महत्वपूर्ण हैं। हर प्रतीक का वैज्ञानिक नाम तुम्हारी जबान पर होना चाहिए। चलो अब एक टेबल के माध्यम से इन दोनों को जल्दी से रिवाइज करते हैं। ये टेबल तो बस एक झलक है, ऐसी ही शानदार, कलरफुल और यादगार टेबल्स और चार्ट्स आपको हमारी आने वाली क्लासेस में मिलेंगे। कनिष्क, अब एक ऐसा सवाल जो 90% स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है, तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? सर यही तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। कुछ लोग चिंकारा कहते हैं, कुछ ऊंट। सही क्या है? आज ये कंफ्यूजन जड़ से खत्म हो जाएगा। दोस्तों ध्यान से सुनो, राजस्थान के 2 राज्य पशु हैं, लेकिन दोनों की श्रेणियां अलग अलग हैं और एग्जामिनर यही खेलता है। वन्य जीव श्रेणी यानी वाइल्ड लाइफ कैटेगरी, इस श्रेणी में हमारा राज्य पशु है चिंकारा। पशुधन श्रेणी यानी लाइफ स्टॉक कैटेगरी, इस श्रेणी में हमारा राज्य पशु है ऊंट। इसे विरासत पशु यानी हेरिटेज एनिमल का दर्जा भी दिया गया है। पहले बात करते हैं चिंकारा की, जो अपनी सुंदरता और फुर्ती के लिए जाना जाता है। राज्य पशु का दर्जा, इसे 22 मई 1981 को राज्य पशु घोषित किया गया। वैज्ञानिक नाम है गंजेला बनेटी। उपनाम, इसे छोटा हिरण या इंडियन गजेल भी कहा जाता है। प्रजाति, ये एंटीलोप प्रजाति का एक शर्मीला जीव है। प्रसिद्ध क्षेत्र, चिंकारों के लिए जयपुर का नाहरगढ़ अभयारण्य बहुत प्रसिद्ध है। अच्छा, तो अगर परीक्षा में सिर्फ आ जाए तो हमें चिंकारा ही मानना है? बिल्कुल, अगर श्रेणी का उल्लेख ना हो तो प्राथमिकता चिंकारा को दी जाती है, क्योंकि उसे ये दर्जा पहले मिला था। अब आते हैं हमारे रेगिस्तान के जहाज पर। ऊंट को राज्य पशु का दर्जा देने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि राजस्थान में ऊंटों की संख्या लगातार घट रही थी। ये सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि राजस्थान की ग्रामीण अर्थव्यवस्था और संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। इसलिए सरकार ने इसे बचाने के लिए ये कदम उठाया। अब बात करते हैं राज्य पशु का दर्जा। ऊंट को पशुधन श्रेणी में राज्य पशु बनाने का निर्णय 30 जून 2014 को लिया गया और इसकी आधिकारिक अधिसूचना 19 सितंबर 2014 को जारी की गई। दोनों तारीखें महत्वपूर्ण हैं। इसका वैज्ञानिक नाम है कैमेलस ड्रोमेडारियस। इसका सांस्कृतिक महत्व है, ऊंट हमारी संस्कृति में रचा बसा है। लोक देवता पाबूजी को ऊंटों का देवता माना जाता है। राजस्थान में ऊंट के बीमार होने पर पाबूजी की फड़ बाची जाती है। ऊंट पालक जाति कौन सी है? रेबारी या रायका जाति ऊंट पालन के लिए प्रसिद्ध है। ऊंट की खाल पर की जाने वाली सोने के नक्काशी को उस्ता कला कहते हैं, जो बीकानेर के विश्व प्रसिद्ध कला है। ऊंट के गले का आभूषण गोरबंद नाम से जाना जाता है और इस पर एक प्रसिद्ध लोकगीत भी है, म्हारो गोरबंद नखराड़ो। ऊंट को 2014 में राज्य पशु बनाना सिर्फ एक घोषणा नहीं थी दोस्तों, ये इस बात का प्रतीक है कि राजस्थान अपनी वन्यजीव विरासत के साथ साथ अपनी पशुधन विरासत को भी उतना ही महत्व देता है। ये हमारी संस्कृति और अर्थव्यवस्था दोनों को बचाने का एक महत्वपूर्ण कदम था। ये दर्शाता है कि राजस्थान की पहचान सिर्फ उसके जंगलों और अभयारण्यों से नहीं, बल्कि उसके गांवों, उसके लोगों और उनके पशुधन से भी है। चलो कनिष्क, अब हो जाए एक ट्रिकी सवाल। तैयार? जी सर। ये सवाल वीडियो मेंस 2022 में आया था और इसने कई लोगों को कंफ्यूज किया था। प्रश्न 4, पशुधन श्रेणी में राजस्थान का राज्य पशु किसे घोषित किया गया है? ए चिंकारा, बी ऊंट, सी काला हिरण, डी घोड़ा। सर अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। पशुधन श्रेणी में तो बी ऊंट है ना? बिल्कुल सही, ट्रॉफी। और अगर सिर्फ राज्य पशु या वन्यजीव श्रेणी पूछें तब जवाब होगा चिंकारा। ये छोटा सा अंतर ही एग्जाम में आपको हजारों लोगों से आगे ले जाता है। अब बात करते हैं ऊंट की प्रमुख नस्लों की। नाचना, ये जैसलमेर क्षेत्र में पाया जाता है, जो ऊंटों की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है। ये नस्ल अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। गोमट, ये फलौदी क्षेत्र में पाया जाता है, जो सवारी की दृष्टि से ऊंट की श्रेष्ठ नस्ल है। उस्ता कला, ऊंट की खाल पर की जाने वाली चित्रकारी उस्ता कला मुनव्वती कला के नाम से भी जानी जाती हैं। हिसामुद्दीन उस्ता प्रसिद्ध उस्ता चित्रकार हैं। अशोक टांक, अशोक टांक को कैमल मैन के नाम से भी जाना जाता है। मुबारक महल, टोंक में अवस्थित ये महल ऊंट की कुर्बानी के लिए जाना जाता है। वर्तमान में ये प्रथा बंद कर दी गई है। केंद्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र की स्थापना 5 जुलाई 1984 को जोहड़बीड़ बीकानेर में की गई थी। ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा संचालित है। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन बीकानेर में होता है। भारत की पहली कैमल मिल्क डेयरी जोहड़बीड़ बीकानेर में लगाई गई। ऊंटनी के दुग्ध के प्रसंस्करण हेतु मिनी प्लांट जयपुर में लगाया गया है। भारत में कुल ऊंटों का 84.43% राजस्थान में है तथा राजस्थान में सर्वाधिक ऊंटों वाला जिला जैसलमेर है।
जी सर। दोस्तों, अब हम राजस्थान के उस प्रतीक की बात करने जा रहे हैं जो सुंदर है, शर्मीला है, लेकिन आज अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है। हमारा राज्य पक्षी गोडावण। सर, मैंने पढ़ा है कि इनकी संख्या बहुत कम हो गई है। ये सच है क्या? हाँ कनिष्क, ये बहुत दुखद सच है। इसीलिए इस टॉपिक से हर परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं ताकि लोगों में जागरूकता बढ़े। चलो इसके बारे में हर वो जानकारी हासिल करते हैं जो हमारे एग्जाम और इस पक्षी दोनों के लिए जरूरी है। राज्य पक्षी का दर्जा। इसे 21 मई 1981 को राज्य पक्षी घोषित किया गया। वैज्ञानिक नाम। इसका वैज्ञानिक नाम है आर्डियोटिस निग्रिसेप्स। उपनाम। इसे कई नामों से जाना जाता है जैसे कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, सोहन चिड़िया, शर्मीला पक्षी, हुकना, गुराइन, बड़ा तिलोर। और याद रखना, हाड़ौती क्षेत्र यानी कि कोटा बूंदी में इसे माल मोरडी कहा जाता है। प्रमुख क्षेत्र। ये मुख्य रूप से 3 जगहों पर पाया जाता है: राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर, सोरसेन बारान और सौंकलिया अजमेर। पसंदीदा भोजन। इसका पसंदीदा भोजन तारामीरा है और ये सेवण घास में अंडे देना पसंद करता है। और अब सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए: संरक्षण स्थिति, कंजर्वेशन स्टेटस। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी कि IUCN की रेड डेटा लिस्ट में इसे गंभीर रूप से संकटग्रस्त यानी कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड की श्रेणी में रखा गया है। इसका मतलब है कि यह विलुप्त होने की कगार पर है। संरक्षण प्रयास। इसे बचाने के लिए राजस्थान सरकार ने 5 जून 2013 को विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की शुरुआत की। जैसलमेर में इसका कृत्रिम प्रजनन केंद्र भी स्थापित किया गया है। फिर से याद कर लो, इसका प्रजनन केंद्र माचिया जोधपुर है। ये मुख्य रूप से राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर, सोरसेन बारान तथा सौंकलिया अजमेर में पाया जाता है। 2010 में इसे IUCN के द्वारा जारी रेड डेटा बुक में इसे दुर्लभ प्राणी की सूची में शामिल किया गया है। अब देखते हैं कि एग्जामिनर यहां से कैसे सवाल पूछता है। तैयार हो 2 लगातार सवालों के लिए? जी सर। स्क्रीन पर प्रश्न 5। पहला सवाल पटवारी परीक्षा 2021 से। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहते हैं? कुरजा, साइबेरियन सारस, गोडावण या चिंकारा? सर, इसका उत्तर है सी, गोडावण। आपने बताया था कि इंग्लिश नाम भी याद रखना है। करेक्ट। अब अगला सवाल जो RPSC की कई परीक्षाओं में आ चुका है और रीट मेंस 2025 के लिए एक हॉट टॉपिक है। IUCN की रेड डेटा लिस्ट के अनुसार गोडावण की संरक्षण स्थिति क्या है? सुरक्षित, विलुप्त, संकटग्रस्त यानी कि एंडेंजर्ड या गंभीर रूप से संकटग्रस्त यानी कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड? सर, इसका उत्तर है डी, गंभीर रूप से संकटग्रस्त यानी कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड। एब्सोल्युटली राइट। और ये जानना सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, एक जागरूक नागरिक के तौर पर भी हमारी जिम्मेदारी है। हमें उम्मीद है कि हमारे प्रयासों से ये शानदार पक्षी एक दिन इस खतरे की सूची से बाहर आ जाएगा। कनिष्क, हमने इतने सारे फैक्ट्स, इतनी तारीखें, इतने वैज्ञानिक नाम और उपनाम याद किए। क्या तुम्हें लगता है कि ये सब एग्जाम हॉल के प्रेशर में जहां समय भाग रहा होता है, जस का तस याद रखना आसान है? नहीं सर, ये सच में एक बहुत बड़ी चुनौती है। पढ़ते समय तो सब याद रहता है, पर बाद में कंफ्यूजन हो जाता है। और मेरे प्यारे दोस्तों, यहीं पर स्मार्ट तैयारी और सिर्फ मेहनत में फर्क पैदा होता है। एक टॉपर सिर्फ पढ़ता नहीं है, वो पढ़ी हुई चीज को बार बार प्रैक्टिस करके अपने दिमाग में पत्थर की लकीर बना लेता है। और आपकी इसी प्रैक्टिस को धार देने के लिए, आपकी तैयारी को फौलाद बनाने के लिए हमने एक ब्रह्मास्त्र तैयार किया है, टेस्टक्यू ऐप। टेस्टक्यू ऐप? सर, इसके बारे में और बताइए। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सबको टेस्टक्यू ऐप अपने फोन में डाउनलोड करना है। क्यों? क्योंकि वहां रीट मेंस के लिए रोज फ्री क्विज होती है। जी हां, बिल्कुल फ्री। अपनी तैयारी को रोज परखो, अपनी रैंक देखो और ये जानो कि तुम हजारों बच्चों में कहां खड़े हो, वो भी बिना एक भी पैसा खर्च किए। लेकिन जो स्टूडेंट सफलता को लेकर 100% सीरियस हैं, जो कोई चांस नहीं लेना चाहते, उनके लिए हमने कुछ स्पेशल बनाया है। टेस्टक्यू ऐप पर आपको मिलेंगे हमारे 1 लाइनर प्रश्नों के रामबाण PDF। रामबाण PDF? ये क्या है सर? कनिष्क, ये सिर्फ नोट्स नहीं है, ये वो निचोड़ है, वो अमृत है जो हजारों पन्नों की किताबों और पिछले सालों के पेपर से निकालकर बनाया गया है। हर वो फैक्ट, हर वो तारीख, हर वो कंफ्यूजन वाला पॉइंट जो एग्जामिनर सोच सकता है, वो इन 1 लाइनर्स में है। ये आपकी सफलता का शॉर्टकट नहीं बल्कि सबसे पक्का रास्ता है। मैं आज इस मंच से दावे के साथ कह सकता हूं, रीट मेंस में सफलता के लिए अब केवल एक ही रास्ता है, टेस्टक्यू ऐप। इन 1 लाइनर्स को जिसने रट लिया, चाहे वो लेवल 1 का स्टूडेंट हो या लेवल 2 का, उसे अच्छे अंक प्राप्त करके अपनी सीट पक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। तो इंतजार किस बात का है? क्या तुम अपनी सफलता को और दूर रखना चाहते हो? नहीं, तो क्लास खत्म होते ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से टेस्टक्यू ऐप डाउनलोड करो, फ्री क्विज दो, 1 लाइनर PDFs को अपना बनाओ।
याद रखना, निवेश किताबों पर नहीं, सही कंटेंट पर किया जाता है। चलो अब थोड़ा माहौल बदलते हैं और चलते हैं राजस्थान की संस्कृति की रंगीन दुनिया में। कनिष्क, जब राजस्थान के नृत्य की बात होती है तो सबसे पहले कौन सा नाम दिमाग में आता है? सर एक ही नाम आता है, घूमर। मारी घूमर चैनखरालिए माँ। बिल्कुल, घूमर सिर्फ एक नृत्य नहीं, ये राजस्थान की आत्मा है। इसीलिए इसे नृत्यों की आत्मा, नृत्यों का सिरमौर और रजवाड़ी नृत्य भी कहा जाता है। घूमर नृत्य को राजस्थान का राजकीय नृत्य माना जाता है। इसकी उत्पत्ति देखो। इसका विकास मूल रूप से भील जनजाति ने मां सरस्वती की आराधना के लिए किया था, जिसे बाद में सभी राजस्थानी समुदायों ने अपना लिया। इसकी विशेषता देखो। ये नृत्य मुख्यतः महिलाएं घाघरा, जो 80 या 120 कली का होता है, और घूंघट लगाकर करती हैं। इसमें महिलाएं एक बड़ा घेरा बनाकर हाथों की लचकदार हरकतों के साथ गोल गोल घूमती हैं, जिसे सवाई कहते हैं। ये नृत्य विशेष रूप से गणगौर और तीज के त्योहारों पर किया जाता है। अब संस्कृति से जुड़ा एक प्यारा सा सवाल जो आरपीएससी सेकेंड ग्रेड 2022 की परीक्षा में पूछा गया था। घूमर नृत्य का विकास मूलतः किस जनजाति ने किया था? ए. गरासिया, बी. मीणा, सी. भील या डी. सहरिया? सर इसका जवाब है सी, भील जनजाति। बहुत बढ़िया। चलो अब नृत्य के मैदान से खेल के मैदान में चलते हैं। कनिष्क, क्या तुम जानती हो कि राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? क्रिकेट या कबड्डी? नहीं सर, मुझे पता है, राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल है। एकदम सही। कई लोगों को ये जानकर आश्चर्य होता है, लेकिन ये सच है। राज्य खेल का दर्जा, बास्केटबॉल को 1948 में ही राज्य खेल का दर्जा दे दिया गया था। खिलाड़ी, इस खेल में प्रत्येक टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं। अब इससे जुड़ा एक बहुत ही सीधा और स्कोरिंग प्रश्न जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2022 में आया था। प्रश्न 8, किस वर्ष में बास्केटबॉल को राजस्थान का राज्य खेल घोषित किया गया? ए. 1958, बी. 1948, सी. 1983 या डी. 1981? सर इसका उत्तर है बी, 1948। परफेक्ट, एक नंबर पक्का। देखा कितने सीधे सवाल आते हैं, बस हमें सही जानकारी होनी चाहिए। अब बात करते हैं राजस्थान के राज्य गीत की। पधारो मारे देश की भावना को व्यक्त करने वाला हमारा राज्य गीत है केसरिया बालम आवनी पधारो मारे देश। सर इसे राज्य गीत कब घोषित किया गया? इसकी भी कोई तारीख है क्या? यही तो एक मजेदार बात है। दोस्तों, बाकी प्रतीकों की तरह केसरिया बालम के लिए कोई फिक्स सरकारी घोषणा की तारीख नहीं मिलती है। ये वो गीत है जिसे राजस्थान के लोगों ने, यहाँ की संस्कृति ने खुद अपना राज्य गीत बना लिया। इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि दिलाई बीकानेर की मांड गायिका अल्लाह जिलाई बाई ने, जिन्हें 1982 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। तो ये गीत आधिकारिक से ज्यादा सांस्कृतिक रूप से हमारा राज्य गीत है। ये दिखाता है कि संस्कृति किसी सरकारी आदेश से नहीं, बल्कि लोगों के दिलों से बनती है। वाह, ये तो बहुत ही अनोखी बात है। और सर राज्य मिठाई के बारे में क्या? वो तो घेवर है ना? आहा, यहाँ पर एक और बड़ा मिथ बस्टर है। बहुत सी किताबों में और आम धारणा में घेवर को राजस्थान की राज्य मिठाई माना जाता है। ये सच है कि ये राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध और पारंपरिक मिठाई है, खासकर तीज और सावन के महीने में। लेकिन याद रखना, इसकी कोई आधिकारिक घोषणा राज्य मिठाई के रूप में नहीं हुई है। तो अगर एग्जाम में सवाल आए तो इस तथ्य को ध्यान में रखना। चलो दोस्तों, अब चलते हैं इस चैप्टर के एडवांस्ड लेवल पर। यहां से प्रश्न आने की संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये एक नया टॉपिक है। 2015 में राजस्थान सरकार ने वन्यजीव संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए एक अनूठी पहल की। हर जिले को एक वन्यजीव शुभंकर या मास्कॉट दिया गया। राजस्थान ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बना। बिल्कुल, तो चलो एक रैपिड फायर राउंड हो जाए। मैं जिले का नाम बोलूंगा, तुम उसका शुभंकर बताओगी। तैयार हो? जयपुर, चीतल, जोधपुर, कुरजा पक्षी, जैसलमेर, गोडावण, श्री गंगानगर, चिंकारा, भीलवाड़ा, मोर, चूरू। कृष्ण मृग यानी काला हिरण। बहुत खूब, तुम्हारी तैयारी तो वाकई में शानदार है। अब देखो यहां से प्रश्न कैसे बनता है। ये सवाल सीईटी ग्रेजुएशन लेवल 2023 में पूछा गया था।
जयपुर जिले का शुभंकर क्या है? ए. सांभर, बी. चीतल, सी. काला हिरण या डी. तेंदुआ? सर, इसका उत्तर है बी, चीतल। फैंटास्टिक, 1 नंबर पक्का। देखा कितने सीधे सवाल आते हैं, बस हमें सही जानकारी होनी चाहिए। आज की क्लास का आखिरी सवाल, जो इस पूरे चैप्टर का सार है, ये एक एमसीक्यू है जो रीट 2022 में आया था। देखते हैं तुम इसका जवाब दे पाती हो या नहीं। प्रश्न 10, राजस्थान के राज्य वृक्ष, राज्य पक्षी तथा राज्य पशु का सही समूह कौन सा है? ए. खेजड़ी, गोडावण, चिंकारा, बी. खेजड़ी, मोर, बाघ, सी. बबूल, गोडावण, ऊंट, डी. रोहिड़ा, सारस, चिंकारा। सर, राज्य वृक्ष खेजड़ी है, राज्य पक्षी गोडावण है और राज्य पशु वन्यजीव श्रेणी में चिंकारा है। तो सही उत्तर है ए, खेजड़ी, गोडावण, चिंकारा। ब्रिलियंट, तुमने आज साबित कर दिया कि तुम रीट 2025 के लिए पूरी तरह से तैयार हो, और मेरे सभी दोस्त जो ये क्लास देख रहे हैं, आप भी तैयार हैं। लेकिन दोस्तों, एक सवाल मन में आ रहा होगा, राजस्थान में अब 41 जिले हैं। इन सभी 41 जिलों के नए और अपडेटेड शुभंकरों की पूरी लिस्ट कहाँ मिलेगी, वो भी एक सुंदर, आसानी से याद होने वाले पीडीएफ फॉर्मेट में? सर, मुझे पता है, टेस्ट क्यू ऐप पर। एग्जैक्टली, ये प्रीमियम कंटेंट, ये अपडेटेड जानकारी सिर्फ हमारे उन सीरियस एस्पिरेंट्स के लिए है जो सफलता के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। ये लिस्ट आपको टेस्ट क्यू ऐप पर हमारे 1 लाइनर पीडीएफ कोर्स में मिलेगी। ले लो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। जी सर, मैंने तो ले लिया, बाकी दोस्तों को भी ले लेना चाहिए और सब्सक्राइब भी कर दिया। बहुत अच्छा। तो दोस्तों, ये थी हमारी मिशन फतेह सीरीज की पहली क्लास। हमने आज सिर्फ प्रतीक चिन्हों के नाम नहीं रटे, हमने उनकी आत्मा को समझा, उनके पीछे की कहानियों को जिया, और ये भी देखा कि परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। हमने खेजड़ी के बलिदान से लेकर गोडावण के संरक्षण तक का सफर तय किया। हमने चिंकारा की फुर्ती से लेकर ऊंट की सांस्कृतिक विरासत को जाना, और घूमर की ताल से लेकर बास्केटबॉल के जोश को महसूस किया। सर, आज की क्लास के बाद प्रतीक चिन्ह टॉपिक मेरे दिमाग में हमेशा के लिए छप गया है। धन्यवाद सर। ये तो बस शुरुआत है कनिष्क। अगली क्लास में हम इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग टॉपिक को इसी एनर्जी और इसी गहराई के साथ पढ़ेंगे। वो क्लास किसी भी कीमत पर मिस मत करना, क्योंकि वहां से सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं। तो मेरे प्यारे रीट योद्धाओं, अगर आज की क्लास में आपको मजा आया, अगर आपने कुछ नया सीखा, और अगर आपको लगा कि ये क्लास आपकी सफलता में मील का पत्थर साबित हो सकती है, तो अपना प्यार दिखाने में कंजूसी मत करना। इस वीडियो को लाइक करो, अपने हर उस दोस्त के साथ शेयर करो जो रीट की तैयारी कर रहा है, और मान एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करके वो घंटी जरूर दबा देना, ताकि अगली क्लास का नोटिफिकेशन मिस न हो। और सबसे जरूरी काम, अभी इसी वक्त डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके टेस्ट क्यू ऐप डाउनलोड करो, फ्री क्विज दो और अपनी तैयारी को आज ही एक नई दिशा दो। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय राजस्थान।